हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 1 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है। इस स्पेशल टॉपिक का नाम मैंने दिया है साइज ऑफ द फिस्कल पैकेज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने भारत का जो फिस्कल पैकेज है उसके बारे में अपने व्यू पॉइंट जो हैं वो शेयर किए हैं। ये व्यू पॉइंट्स क्या है उसको विस्तार से समझेंगे। उसके बाद न्यूज़ आइटम्स हमारे टेबल के ऊपर आज सिर्फ दो हैं, एक है ट्रिप्स और दूसरा एक है यूविन। दोनों के दोनों न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर, भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर फ़ोन। ध्यान रखिए कि 10 जून 2020 तक हम आपको EMI भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफ़र। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए विजिट माई टेलीग्राम चैनल। You can follow me on Facebook as well. You can get in touch with me via Facebook. Dear friends, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल, बिजनेस, इकोनॉमिक वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए करंट अफेयर्स और ये जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं। रेगुलर बेसिस पर आप लिखते हैं कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते आए हैं और कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, कुछ महीनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए हैं। तो आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस सीरीज़ की एक आवश्यकता है, एक नेसेसिटी है। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो लेक्चर को रेगुलर बेसिस पर उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। राइट, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। आप ही वो लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पर इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। तो आप जब उनको बताएंगे देन दे विल बिलीव इन इट, एंड आई रियली वांट कि ये सीरीज़ जो हैं वो एक्सपांड हों, वो बड़ी हों, और ये आप कर सकते हैं। टू सपोर्ट टुडेज डिस्कशन, अगर आपको आज की डिस्कशन जो है वो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, साइज ऑफ द फिस्कल पैकेज। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 30 मई 2020 का जो डिस्कशन था, सैटरडे को जो हमने डिस्कशन की थी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर, तो वो आपको काफ़ी पसंद आई है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपके काफ़ी सारे पॉजिटिव फीडबैक भी हमें देखने को मिले हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। ओके, आज का ये जो टॉपिक है साइज ऑफ द फिस्कल पैकेज, ये पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आर्टिकल एक है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का, और इस आर्टिकल को लिखा है सुरजीत एस भल्ला ने। सुरजीत एस भल्ला कौन है? The writer is Executive Director IMF representing India, Sri Lanka, Bangladesh and Bhutan। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने इस आर्टिकल को लिखा है, और ये आर्टिकल क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपको पता चल जाएगी। एज वी ऑल नो कि कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या हुआ है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है कि 200 जितने देशों में कम से कम एक केस हमें देखने को मिला है। तो कोरोना वायरस, ये जो SARS-CoV-2 जो हैं, ये जिस प्रकार से स्प्रेड आउट हुआ है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में, जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन शायद अपने पीक के ऊपर है। टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये दो चीज़ों की वजह से हम सब जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। जो वासुदैव कुटुंबकम, जो हमारा एक लंबे टाइम से हमारी जो एक बिलीफ रही है हमारे देश की, वो अगर हम माने ना माने, लेकिन आज हम सब जो हैं वो एक ग्लोबल कम्युनिटी का उतना ही पार्ट है। भले ही आप भारत के किसी भी छोटे से गांव में क्यों ना रहते हो, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपके घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो मेड इन चाइना है। आपके घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो अमेरिकन कल्चर से इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जांपल जीन्स, राइट, पेयर ऑफ जीन्स पैंट, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, टेलीविज़न को देख लीजिए। तो बहुत सारे ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आज हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि हम सब इस ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट हैं, राइट। ओके, अब कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों को अलग अलग मजबूरी में आकर अलग अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स उठाने पड़े। क्या हमने कभी सोचा था कि हमारा देश, इतना बड़ा देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लॉकडाउन में रख सकते हैं हम? कभी भी अगर कुछ महीने पहले हम इसके बारे में भी सोचे तो शायद लोग हमारे ऊपर हंस पड़े कि क्या कभी इंडियन रेलवे,
बंद हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल हो गया। 12 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है इसको डिक्लेयर किया। उन्होंने 5 पिलर्स के बारे में बात की। एक है इकोनॉमी। इकोनॉमी में उन्होंने बताया कि अब हमें इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं, क्वांटम जंप्स। इंक्रीमेंटल यानी कि जो छोटे छोटे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं, हमें जो कहते हैं ना बड़े बड़े जंप्स लगाकर आगे बढ़ना होगा। तो दिस वाज हिज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी आइडेंटिटी होना चाहिए, कि भारत के बारे में जब भी हम सोचें तो हम वो जो भीड़ है वो ना, पहला जो इमेज या फिर विजुअल जो क्रिएट होता है वो होना चाहिए कि एक लेटेस्ट टॉप ऑफ द रेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो हमें तैयार करना है। थर्ड थिंग, वो जो हमारे लिए बहुत ईजी है आई बिलीव, ये है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। फोर्थ, डेमोग्राफी। ऑफ कोर्स हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी यंग है, और यंग पॉपुलेशन होने की वजह से अगर आप सिस्टम रखेंगे, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सिस्टम है, अगर आपके वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है, इकोनॉमी के रिफॉर्म्स किए हैं, तो डिमांड जो है वो भी आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 5 पिलर्स उन्होंने डिक्लेयर किए। ये एक छोटा सा रिवीजन था आपके लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान को डिक्लेयर करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जो रफली अराउंड 10% जितना होता है हमारे जीडीपी का, तो उतना उन्होंने डिक्लेयर किया। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर ने इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग रिफॉर्म्स जो हैं, स्टिमुलस पैकेज जो हैं, उसको डिक्लेयर किया, जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और कुछ लंबे टाइम से पेंडिंग जो इश्यूज थे, खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए इश्यूज थे, लेबर लॉज जो एक लंबे टाइम से हम चेंज करना चाहते थे, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो लॉज है, तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स को भी भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है। इज़ इट? अब एक लंबे टाइम से मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, और आपने भी इसको महसूस किया होगा, हमारी डिस्कशन में भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ख़ास करके हिंदू न्यूज़पेपर और दूसरे जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी एक क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट ने जो फिस्कल पैकेज डिक्लेयर किया है, तो ये फिस्कल पैकेज पर्याप्त नहीं है, ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स ने बताया है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भारत ने जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया है वो पर्याप्त नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी पर इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे व्यू पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। ये जो आर्टिकल है जो सुरजीत एस भल्ला साहब ने लिखा है, उन्होंने आईएमएफ, क्योंकि वो आईएमएफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि आईएमएफ ने एक पॉलिसी ट्रैकर, एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, एक रिपोर्ट की शुरुआत की है। ये है आईएमएफ पीटी। आईएमएफ पीटी जो है ये 193 देशों के फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी स्टैंड्स और रिस्पॉन्सेज, ये कोविड-19 को लेकर जो 193 कंट्रीज ने अलग अलग जो फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी स्टैंड्स लिए हैं और जो रिस्पॉन्स दिया है, तो उसका एक प्रकार से एनालिसिस है। और यहाँ पर खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं, फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने क्या क्या पैकेजेस किया, तो इसका एक कंपैरिजन भी यहाँ पर दिया गया है। ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि भारत सरकार जो है वो ज़्यादा खर्च कर सकती है, ज़्यादा पैसे स्पेंड कर सकती है, लेकिन भारत सरकार ने ज़्यादा पैसे जो हैं वो स्पेंड नहीं किए हैं। इसके ऊपर भल्ला साहब का कहना यह है कि ये जो व्यू है कि भारत सरकार ने पर्याप्त नहीं किया है, तो वो एक मिस्टेकन व्यू है। अगर आप आईएमएफ का डेटा जो है उसको एनालाइज करें, ये जो आईएमएफ पीटी है उसका जो डेटा है उसको एनालाइज करें, तब पता चलेगा कि भारत ने जो भी चीज़ें की हैं वो मोर देन इनफ, या फिर दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारत ने काफ़ी अच्छा किया है। According to IMF PT, the fiscal component of Indian package is estimated to be at least 3.5% of GDP as expenditure for poor household, migrant workers and agriculture. अगर हम भारत सरकार ने जो हाउस होल्ड के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो भी खर्च किए हैं पैसे ये पैकेज में, तो उसका अगर हम टोटल मिलाएं तो ये हमारी जीडीपी का लगभग 3.5% जितना हो जाता है। फिर आपको पता है कि एफआरबीएम के बारे में हमने बात की थी। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एफआरबीएम की जो हमारी डिस्कशन है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी स्टेट जीएसडीपी का 3% जितना ही फिस्कल डेफिसिट जो है मैक्सिमम रख सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक लंबे टाइम से स्टेट्स की डिमांड थी कि हमारा जो ये एफआरबीएम एक्ट के तहत जो एक लिमिट है 3% की, तो इसको इंक्रीज़ किया जाए। तो भारत सरकार ने इसको कितना किया है? भारत सरकार ने इसको 5% जितना इंक्रीज़ कर दिया है। अब इसमें भी भारत सरकार ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है, एक
और एक पॉइंट है जो मैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर भारत सरकार ने सो फार, मान लीजिए कि ये जो खर्च किया है ये 3.5% है, इसके ऊपर 0.5% जितना अनकंडीशनल स्पेंडिंग जो है वो स्टेट्स कर सकते हैं। ये भी भारत सरकार ने एक छूट दी है, right? There is an additional 0.5% of GDP for states to spend unconditionally, bringing the fiscal package excluding loans to businesses to at least 4% of GDP. या 3.5% प्लस 0.5%, अगर हम जो बिजनेसेस को लोन्स देने के लिए जो गारंटीज हैं उसको अगर एक्सक्लूड कर दें, तो सो फार ये दोनों चीज़ों को आप मिला लें, ये 0.5% और ये 3.5%, तो ये हो गया 4% ऑफ आवर GDP, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। ऊपर से बिजनेसेस खास करके MSMEs को सपोर्ट करने के लिए 2.7% जितना जो है पैकेज दिया है, और इस 2.7% में एटलीस्ट 2% जितना जो है ये 100% क्रेडिट गारंटीज और इक्विटी इन्फ्यूजन है। तो 4 प्लस 2.7, देन वी आर समवेयर अराउंड 6.7%, राइट। दूसरे देशों की बात करें, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील की बात करें, तो मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज में ब्राज़ील का जो टोटल पैकेज है वो 8% जितना है अपनी GDP का। पेरू जो एक देश है जो ब्राज़ील के नज़दीक में है, साउथ अमेरिका का एक देश है, तो पेरू जो है उसका पैकेज जो है वो 7% जितना है। तो भारत का अगर हम स्टिमुलस पैकेज मिनिमम गिने तो 5% गिने तो उससे थोड़ा ही ज़्यादा ब्राज़ील और पेरू ने अनाउंस किया है। और इसमें भी ब्राज़ील ने जो 8% अनाउंस किया है तो उसमें लगभग 3% जितना तो सेम लाइक इंडिया कैपिटल लोन्स हैं बिजनेसेस के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए लोन, वहाँ पर भी लोन ही उन्होंने डिक्लेयर की है। चाइना की बात करें तो ओवरऑल उनका पैकेज जो है वो 2.5% जितना है। इंडोनेशिया जो है उन्होंने 3.5% जितना पैकेज दिया है। तो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो है अलग अलग देशों के जब हम कंपेयर करें तब हमें ध्यान में रखना होगा कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली पैसे कितने हाथ में दिए हैं, कि एक बिजनेस को लेट्स से आपने 10,000 रुपये हर एक बिजनेस को दिए, तो दैट इज़ नॉट जस्ट मीन्स सिर्फ वही फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का पार्ट नहीं है। जब आप टैक्स में रिलीफ्स देते हैं, आप एडिशनल खर्च करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को छूट देते हैं, तो ये सारी चीज़ों से भी डिमांड जो है वो अप होगी। तो आप डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों ने अलग अलग पैकेज डिक्लेयर किए हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो कॉमन पॉइंट्स यही हैं कि हाउस होल्ड के लिए सपोर्ट हैं, गरीबों के लिए सपोर्ट हैं, फिर छोटे छोटे बिजनेसेस को क्रेडिट गारंटी और ये सारी चीज़ें दी हैं, एग्रीकल्चर को सपोर्ट दिया है। तो अलग अलग देशों ने, भारत ने जो किया है वही अलग अलग देशों ने भी इसी प्रकार के स्टेप्स उठाए हैं। तो आप ऐसे प्योरली या फिर इम्प्योर कंपोनेंट्स मीन्स इसको मीन्स ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली कहना कि इतना ही इस देश ने दिया है। ओवरऑल जो बड़े बड़े फिगर्स हैं वो हम अगर कंपेयर करें तो भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस बार भारत का जो ये परफॉर्मेंस नहीं, आई वुड से कि जो डिक्लेरेशन है भारत का ये स्टिमुलस पैकेज का वो काफ़ी रीजनेबल है। G24 डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को देखें तो उनकी एवरेज निकलती है 3.6%, और अमीर देशों के साथ हमारी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। अमीर देशों के पास ज़्यादा पैसे हैं। जापान की बात करें तो जापान का जो पैकेज है वो 21.1% है। अब जापान की इकोनॉमी की साइज़ भी बड़ी है और जापान का 21.1% का पैकेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी ज़्यादातर जो लार्ज एलिमेंट हैं वो लोन्स और क्रेडिट गारंटीज़ ही हैं। सेम थिंग गोज़ विथ यूएसए ने कुछ 13% जितना पैकेज डिक्लेयर किया है। इसमें भी टैक्स डिफरल्स, क्रेडिट गारंटीज़, ये सारी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा पार्ट हैं। यूरोपियन यूनियन की एवरेज निकलती है 4%, और एडवांस्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी एवरेज निकलती है 6%। तो जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत का स्टिमुलस जो है वो काफ़ी लो हैं, तो ये बात अगर हम कंपेयर करें, ये IMF PT के डेटा को कंपेयर करें और इसको जब एनालाइज करें तब देखने को मिलता है कि भारत ने काफ़ी अच्छा पैकेज डिक्लेयर किया है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और सिर्फ पैकेज ही डिक्लेयर नहीं किया है, भारत ने एक बहुत सारे जो लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स थे जिसके बारे में हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की है, तो मैं यहाँ पर एक बर्ड्स आई व्यू ही दूंगा आपको। लेबर मार्केट के साथ जुड़े हुए रिफॉर्म्स, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में रिफॉर्म्स किया, फिर फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोड्यूस को कहीं पर भी बेच सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों में भी भारत सरकार ने छूट दी है। जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि मैं आगे डिस्कस करूँगा जो FRBM के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आपने 3% तो आपकी लिमिट थी। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट्स कि स्टेट्स की फिस्कल डेफिसिट की कितनी लिमिट थी, 3%। उसमें 0.5% जो है ये अनकंडीशनल सरकार ने छूट दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
बाकी का जो 1.5% है उसमें भी सरकार ने कंडीशंस रखी हैं कि अगर आप रिफॉर्म्स करेंगे, जो जो आवश्यक सेक्टर्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उसमें जैसे रिफॉर्म्स करते जाएंगे उस प्रकार से आपके लिमिट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो परफॉर्मेंस बेस्ड छूट आपको दी जाएगी। तो ये एक प्रकार से मोटिवेशन के तौर पर भी काम करेगा कि स्टेट्स जो हैं वो रिफॉर्म्स करने के साथ साथ उनको जितना वो रिफॉर्म्स करेंगे उतना पैकेज जो है उनका इंक्रीज, उनकी छूट जो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि भारत का जो फिस्कल पैकेज है ये रिफॉर्मिस्ट है, वेल डिसिप्लिन्ड है और फोकस्ड है, राइट। तो ये एक व्यू पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादातर जो व्यूज़ हमें देखने को मिले थे वो नेगेटिव थे, और यहाँ पर एक काफ़ी पॉजिटिव व्यू पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स को ही आप डिस्कस कीजिए, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ नेगेटिव व्यू पॉइंट्स ही सही है। आई विल लिव इट ऑन यू गाइस। मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपके साथ तो शेयर किए हैं। अब आप सोचिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव है और जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में परफेक्शन जो है वो एक गोल डेफिनेटली होता है, लेकिन जब आप परफेक्शन के नज़दीक पहुंचते हैं, राइट, लेट्स से आपका गोल जो है वो ये है, तो आप बहुत मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे, तो उस टाइम पर ज़माना जो है, चीज़ें जो हैं वो बदल जाएगी, फिर आपका परफेक्शन जो है, मीन्स आपका गोल जो है वो और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, फिर आप मेहनत करेंगे। तो दिस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इट्स अबाउट ट्रिप्स। अब ट्रिप्स के बारे में आप जानते ही होंगे। ट्रिप्स इज़ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिलता है। आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की, इनोवेशन किया, तो ऑफकोर्स आपने R&D किया था, इसके ऊपर आपने खर्च किया था, आपने मेहनत की थी, तो आपको इसका एक आपको इसका एक व्हाट वी से द राइट वर्ड इज़ कि इसका एक वैल्यू या फिर इसका एक दाम जो है वो आपको मिलना चाहिए। और ये इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को या फिर किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को इनोवेट किया है, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा जब आप एक लंबे टाइम तक या फिर एक फिक्स टाइम तक आप उस इनोवेशन के जो फ्रूट्स हैं उसको आप रीप कर पाएँ। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि कोविड-19। तो अब दवाइयाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी एसेंशियल मेडिसिन हैं जिनका IPR है, लेकिन अब उन IPR को अगर हम फॉलो करेंगे तो लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन हैं, तो ये हर एक व्यक्ति को अफोर्डेबल प्राइस में मिले, एक्सेसिबल हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिप्स में ये थोड़ी छूट भी दी गई है कि ऐसी इमरजेंसीज में आप इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो भारत ने इसी चीज़ के बारे में एक डिस्कशन की है। एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जनरल काउंसिल मीटिंग WTO की, और इसमें भारत ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत ने ये भी बताया कि ये जो एपेलेट बॉडी है, एक प्रकार की WTO की जो कोर्ट है, वो एक लंबे टाइम से बंद हो चुकी हैं, तो इसको जल्द से जल्द हमें रिस्टार्ट करना चाहिए। जो इश्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द हमें बैक टू नॉर्मल करना चाहिए। दूसरे प्रायोरिटी एरियाज़ के बारे में बताया, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, और जो हमारे जो फिशरमैन हैं, छोटे छोटे फिशरमैन, तो उनके लिए सपोर्ट, और ये सारी चीज़ों के बारे में भी भारत ने आर्गूमेंट की है। कज़ाकिस्तान ने ये ऑफ़र की है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2021 की जून में वो होस्ट करने के लिए तैयार है, और भारत ने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम से क्रिटिकल एनालिसिस यही निकल रहा है, या फिर लोग क्रिटिसाइज़ करें WTO को कि इसकी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, तो अगर एक मीटिंग हो जाएगी तो WTO के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए भी ये अच्छा होगा, और क्रिटिक्स जो है उनका भी मुंह जो है वो बंद हो जाएगा। फिर बात करते हैं UN के बारे में। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। UN जो है इसका फुल फॉर्म है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस इज़ UN। UN जो है वो 2014 में काफ़ी न्यूज़ में था। गुजरात में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि ये तो आधार का ही एक डुप्लीकेशन है, तो इसकी क्या आवश्यकता है। फिर इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। अब भारत सरकार फिर से UN को रिस्टार्ट करना चाहती है। इसमें भारत सरकार क्या करेगी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और उस डेटा को आधार के साथ सीड किया जाएगा, उसको लिंकअप किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो वर्कर हैं उनका क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स जो हैं वो भी इस UN में ऐड किया जाएगा। आपको पता होगा
कि भारत सरकार ने ये बताया था कि लोगों की मदद करना चाहती है भारत सरकार, लेकिन कोविड-19 के टाइम पर मदद नहीं कर पाई, बहुत सारे मजदूरों की मदद नहीं कर पाई क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ जो एक डेटा था वो सरकार के पास नहीं था। तो अब यूविन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है, खास करके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स भी शामिल हैं, तो इनका एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और गॉड फॉरबिट लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में होती है तो डायरेक्टली उनकी मदद की जा सकती है। तो गवर्नमेंट के पास इफ़ यू डोंट हैव डेटा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट्स लाइक अंधेरे में तीर छोड़ने के बराबर है। जब आपके पास प्रिसाइज डेटा होता है तब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस व्यक्ति की कितनी आपको मदद करनी है और वो व्यक्ति कहाँ पर है, उनकी स्किल्स क्या है, एक्सेट्रा। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, भारत सरकार इसकी फिर से रिस्टार्ट करने के बारे में सोच रही है, तो दैट्स आई थिंक दैट्स ए गुड थिंग एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।